जोरदार एकदम तेरे अंदर अब धीरे धीरे ना बहुत कुछ उतार दिए है। रॉकेट। मंजिल तो मिल ही जाएगी भटक कर ही सही। मंजिल तो मिल ही जाएगी भटक कर ही सही। गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। मैं हूं सैयद जावेद नईम। दोस्तों, जब मेरे और आपके कदम बढ़ेंगे एक साथ तवाफ़े जहां के लिए, तो मुझे यकीन है कि आपके जहन में हिंदुस्तान की तस्वीर का जो नक्श है वो पूरी तरह बदल जाएगा। इस बार हम राजस्थान की ऐसी दो जगहों पर चलेंगे जो सियाह को तो अपनी तरफ खींचती ही हैं, कौमी एकता और भाईचारे को भी बढ़ावा देती हैं। आइए सैर करते हैं धर्मनगरी पुष्कर और ख्वाजा के शहर अजमेर की। पुष्कर अजमेर से 13 किलोमीटर दूर है। जिन अरावली पहाड़ियों से इसका रास्ता गुजरता है उसे नाग पहाड़ भी कहते हैं। पुष्कर के सुनहरे रेत के टीलों और सुकून भरी पहाड़ियों की वजह से यहां एक खुशनुमा एहसास होता है। इसी एहसास को जीने दुनिया भर के सियाह यहां काफी बड़ी तादाद में आते हैं। निमुडर 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 मन लाए दो मन लाए दो हरी शगी नंदरा पीराई बाकेरा छोटा नी बुढ़ा लभे दो मन लाए दो मन लाए दो हरी शगी नंदरा पीराई नाजरीन, पुष्कर एक ऐसा कस्बा है जो बहुत कदीम है और जिससे कई रिवायतें मंसूब हैं। अजमेर शहर की जद में बसा यह बहुत पुराना रिहायशी इलाका है और नवंबर के महीने में आपको ऊंटों की खरीद फरोख्त की दुनिया की सबसे बड़ी नुमाइश यहाँ देखने को मिल जाएगी। पुष्कर राजस्थान में एक अहम ज़ियारतगाह है जहां हर साल मशहूर पुष्कर मेला लगता है। राजस्थान के अजमेर ज़िले में वाक़ पुष्कर रंगों की एक ऐसी दुनिया पेश करता है जो मजहब और कुदरत के एतबार से बेमिसाल है। हिंदू कैलेंडर के कार्तिक पूर्णिमा के महीने में हर साल पुष्कर मेले का इनेकाद किया जाता है, जिसमें बड़ी तादाद में देसी विदेशी सयाहों का जमघट लगता है। इलाकाई लोग इस मेले में दशहरा से ही आना शुरू कर देते हैं, जो मेला खत्म होने तक दिवाली में यहाँ से जाते हैं। पुष्कर मेले में खासतौर पर ऊंट की खरीदो फरोख्त होती है। इसके अलावा ऊंट दौड़ का मुकाबला और ऊंट से जुड़े मुख्तलिफ किस्म के प्रोग्राम होने की वजह से इसे पुष्कर ऊंट मेला भी कहा जाता है। इस मेले में हर साल 2 लाख सयाह आते हैं, जिसमें तकरीबन 50,000 मवेशियों की खरीदो फरोख्त होती है।
पुष्कर झील हिंदू मजहब में मुकद्दस मुकाम रखती है। हिंदू मजहब में ये यकीन किया जाता है कि पुष्कर झील की तामीर दुनिया बनाने वाले भगवान ब्रह्मा के हाथों कमल की पंखुड़ियां गिर जाने की वजह से हुई थी। ये भी माना जाता है कि भगवान ब्रह्मा जब इस जगह पर आए तो पंखुड़ी गिरने वाली जगह को उन्होंने पुष्कर नाम दिया। पांच 500 मंदिर और 52 घाट वाली पुष्कर झील पहाड़ों के बीच मौजूद होने की वजह से बेहद खूबसूरत नजारा पेश करती है। यहाँ आकर मुझे पता चला कि यहाँ पर 52 घाट हैं, जिसकी तामीर मुख्तलिफ वक्त के हुक्मरानों ने करवाई थी। जॉर्ज फिफ्थ की अहलिया को ये जगह इतनी पसंद आई कि उन्होंने खास तौर पर ख्वातीन के लिए यहाँ एक घाट की तामीर करवाई। पुष्कर में शाम बिताने का अपना एक अलग एहसास होता है। पुष्कर झील के आसपास खाने के होटल और रेस्टोरेंट्स के शानदार इंतजामात हैं। खासकर पुष्कर के गार्डन रेस्टोरेंट्स अपने आप में बेजोड़ हैं। खुले आसमान के नीचे दरख्तों के साए में खाना खाते हुए चांद से गुफ्तगू करना एक अलग ही दुनिया में पहुंचा देता है। यही वजह है कि पुष्कर में हर तरह का खाना सस्ते दामों में आसानी से मिल जाता है। गैर मुल्की खाना तो मैंने खा लिया, अब मेरी चाहत कुछ इलाकाई खाना खाने की हो रही है। साथ ही मैं देखने निकला हूँ पुष्कर के दुनिया भर में मशहूर बाजारों की रौनक क्या है। अब क्योंकि मैं मशहूर बाजार में हूँ तो मुझे पूरा यकीन है कि मुझे कोई जायकेदार चीज जरूर मिल जाएगी। अब मैं जिस दुकान पे जाने वाला हूँ वो मैं आपको बताऊंगा नहीं, दिखाऊंगा। ये मेरी पसंदीदा मिठाइयों में से एक है। हालांकि मीठा खाना खाने के बाद खाया जाता है, लेकिन मुझसे तो नहीं रुका जा रहा कि मैं इसे चखे बिना यहाँ से आगे बढ़ूं। हालांकि कहने को बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन इस तरह की चीज़ों के बारे में कोई लफ्ज़ नहीं होते। ये सिर्फ आप महसूस कर सकते हैं। और मुझे यकीन है कि जिस दिन आप ये ऐसा मालपुआ खाएंगे आपको यकीन हो जाएगा कि ये बहुत 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 ज़्यादा लजीज है। पुष्कर की खूबसूरती को देखने का सबसे बेहतरीन वक्त सुबह का माना जाता है। मेरी गाड़ी मेरा इंतजार कर रही है। देखते हैं आज मेरी जिंदगी में क्या रोमांच भरने वाला है। सुबह के वक्त पुष्कर की पहाड़ियों का अंदाज कुछ दूसरा ही होता है। कुदरत से मोहब्बत रखने वालों के लिए पुष्कर की पहाड़ियां किसी खूबसूरत तोहफे से कम नहीं है। पहाड़ियों पर घूमते हुए जानवर और परिंदों से मुलाकात जिंदगी भर संजोने के लिए कुछ बेशकीमती यादें दे जाती हैं।
बाजार की रौनक और राजस्थानी मिट्टी की रंगो महक एक साथ एक ही जगह पर इस कदर छाई होती है कि दिन भर की थकान एक पल में उतर जाती है। जैसे बाजार में किसी ने राजस्थानी फोक का सदियों पुराना राग छेड़ दिया हो। केसरिया बालमो जाबो सारे पधारो मारे देश रे, पधारो मारे देश रे, पधारो मारे देश। इस बाजार में कई तरह का दिलचस्प सामान मिल जाएगा, जैसे ऊंट के चमड़े से बने हुए थैलों, पर्स और जूतियों पर कशीदाकारी। यहाँ बिकने वाला सामान सच में बैनुल अक़वामी है। पुष्कर में सहरो तफरी करने के बाद मैंने रुख किया अजमेर की तरफ, जहाँ पर ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। अकीदतमंदों का मानना है कि वहाँ तक वही पहुँचता जिसका बुलावा आया हो, तो दिल कहता है कि मेरा भी बुलावा आया होगा, जिसकी वजह से मैं वहाँ ज़ियारत के लिए जा रहा हूँ। ये मेरे लिए एक सुनहरा लम्हा है। उर्स के मौके पर ख्वाजा गरीब नवाज के दर पे खड़ा करके जो मुझे खालिक कायनात ने अता किया है। उर्स के मौके पर इस हुजूम के बीच होना वाकई खुशकिस्मती की बात है। यहाँ पर इंसान एक दूसरे से जुड़ा हुआ महसूस करता है, बल्कि यूं कहें तो गलत नहीं होगा कि पूरी कायनात से जुड़ा महसूस करता है। रात के इस पहर में भी आप देख सकते हैं कि ख्वाजा के दीदार के लिए किस कदर भीड़ है। कुछ ही देर में हम दरगाह के अंदर जाएंगे और वहाँ के माहौल से रूबरू होंगे। मैं लिख रहा हूँ यही कागज़े अकीदत पर, तेरे बगैर मेरी जिंदगी अधूरी है। तेरा बगैर मेरी जिंदगी अधूरी, तू है अली का राज दुलारा।
ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती चिश्ती सिलसिले के मशहूर सूफी हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को गरीब नवाज भी कहा जाता है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती 14 रजब 536 हिजरी सन 1146 ईस्वी में ईरान में पैदा हुए। ऐसा माना जाता है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने ख्वाजा गरीब नवाज को ख्वाब में आकर हिंदुस्तान जाने को कहा, जिसके बाद ख्वाजा गरीब नवाज 580 हिजरी सन 1189 ईस्वी में बगदाद से हिंदुस्तान के लिए रवाना हुए। ख्वाजा गरीब नवाज के रहन सहन से मुतासिर होकर इस्लाम मजहब की रोशनी में हिंदुस्तान के लोग बड़ी तादाद में इस्लाम मजहब अपनाने लगे। ख्वाजा गरीब नवाज के बाद कई खुलाफा हुए जिन्होंने चिश्ती सिलसिले को आगे बढ़ाया। रजब के महीने में ख्वाजा गरीब नवाज ने वफात पाई। इस दिन को हर साल उर्स के तौर पर मनाया जाता है। पच्चीस जुमा नमाज असर के बाद बुलंद दरवाजे पर बड़ी शान और शौकत से सब्ज रंग का परचम लगाया जाता है। इस तरह उर्स के आमद का ऐलान होता है। रजब का चांद दिखाई देने पर तोपे चलती हैं, शादियाने बजाए जाते हैं। उर्स के इस सबसे अहम दिन में सुबह महफिल खाना में कुरान खानी होती है। नौ रजब को सुबह मज़ार पाक के गुस्ल की रस्म अदा की जाती है। गिलाफ के अर्क और केवड़े के अर्क से मज़ार पाक का गुस्ल होता है। इसके बाद संदल लगाया जाता है। गुलपोशी के बाद रोजे का बैरूनी हिस्सा धोया जाता है। बाहर से आने वाले हजरात भी अकीदत और मोहब्बत से तमाम दरगाह शरीफ को धोते हैं। हर साल 5 से 6 लाख ज़ायरीन हाजिर होते हैं। ज़ायरीन नज़राने अकीदत के तौर पर मज़ार शरीफ पर चादर चढ़ाते हैं। चादर के साथ फूल, इत्र और गुलाब का पानी भी चढ़ाया जाता है। माना जाता है कि चादर चढ़ाने की रिवायत मुगलिया बादशाहों से शुरू हुई, जो मज़ार शरीफ को देखने के लिए सोने, चांदी और कीमती पत्थरों से सजा गिलाफ नजराने के तौर पर दिया करते थे।
मैं जा रहा हूं छोटी देग और बड़ी देग देखने, जिसमें न्यास के लिए मीठा जर्दा पकता है। दरगाह शरीफ में 2 देगें वाक़े हैं, जिसमें रात को पकाया गया केसरिया भात सुबह फजर के वक्त ज़ायरीन के बीच तकसीम किया जाता है। बड़ी देग को अकबर बादशाह ने चित्तौड़गढ़ राजस्थान को फतह करने के बाद 966 हिजरी में बनवा कर पेश की गई थी। बड़ी देग में 4800 किलो वजन का खाना बनाया जा सकता है। छोटी देग को बादशाह जहांगीर ने दरगाह शरीफ की हाजिरी के वक्त 1022 हिजरी में बनवा कर पेश किया था। इस देग में 2400 किलो वजन का खाना पकाया जा सकता है। ज़ायरीन इन देगों में दिन भर अनाज, घी, मेवा, चीनी, केसर और पैसे डालते हैं। रात को पैसों को अलग करके मुख्तलिफ चीजों से केसरिया भात पकाया जाता है। कव्वाली सूफी मौसीकी की एक खास किस्म है, जिसे बेहद जोशीले अंदाज में गाया जाता है। कव्वाली की इब्तिदा सूफियों के जरिए तकरीबन 700 साल पहले ईरान में हुई थी, जिसे महफिल समा में पेश किया जाता था। कव्वाली अरबी लफ्ज कुल से बना है, जिसके मानी होते हैं उन बातों को बोलना जिन्हें हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। कव्वाली हिंदुस्तान में ख्वाजा गरीब नवाज के साथ आई, जिसे हिंदुस्तान और ईरान की मौसीकी की जुगलबंदी से एक नए अंदाज में पेश किया जाने लगा। इसमें हिंदुस्तानी आलाप, राग और ताल का खास ध्यान रखा जाता है। कव्वाली सुनने का मकसद होता है कि सुनने वाले को कव्वाली सुनकर वो जोश मिले कि वो हाल की हालत में पहुंच जाए। दरगाह से 3 किलोमीटर दूर और आधे घंटे की चढ़ाई पर 2.5 दिन का झोपड़ा तारागढ़ पहाड़ का खासो अहम मुकाम है। अजमेर के तारागढ़ किले से अगर आप अजमेर को देखेंगे तो अजमेर की खूबसूरती आपको और बढ़ती नजर आएगी। इस किले को बनवाया था अजमेर की नींव रखने वाले अजयपाल चौहान ने। इस किले की तारीख ने जहां मुगल सल्तनत देखी है, वहीं अंग्रेजों को भी काबिज होते देखा है। कहा जाता है कि तारागढ़ का किला हिंदुस्तान का वो पहला किला है जो किसी पहाड़ी पर बनाया गया। सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी ने यहां बहुत ही आसानी से फतेह हासिल करी थी और फिर उसकी बागडोर सैयद मीरान हुसैन रहमतुल्लाह अलैह, जो एक वली थे, के हाथ में दे दी थी। इनकी दरगाह यहां आज भी मौजूद है। अजमेर आने वाले ज़ायरीन ख्वाजा के दीदार के बाद ख्वाजा के इस मुरीद की दरगाह पर भी हाजिरी देने की कोशिश करते हैं। आखिरकार मेरा यहाँ का सफ़र ख़त्म हुआ। सच कहूँ तो मेरा यहाँ से जाने का दिल तो नहीं कर रहा, मगर फिर भी मुझे यहाँ से जाना ही होगा, एक और नए सफ़र के लिए, जहाँ से हमें मौका मिलेगा एक और शहर से रूबरू होने का। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।